Welcome back to our channel. If you are preparing for the PMP and want to excel your project management skills without reading books, you are at right place. Okay, today we will see do task 5 of domain 1 people, that is ensuring team members slash stakeholders are adequately trained. Okay, as you know now our pattern, how we can start the chapter. So these are the 4 definitions given in PMP examination content outline from official PMI website. Okay, uh, so students, this is very easy chapter. These 4 definitions. Let's start and just listen my video and grab the concept. Okay, the first definition, that is determine, आपने तय कर लेनी है रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसी एंड एलिमेंट्स ऑफ ट्रेनिंग के आपको जो स्टेक आपने इंश्योर करना है। पहले चैप्टर को समझते हैं। इंश्योर टीम मेंबर एंड स्टेक होल्डर आर एडिक्वली ट्रेंड। आपने मेक श्योर करना है कि आपके स्टेक होल्डर्स कीवर्ड स्टेक होल्डर्स और टीम मेंबर एडिक्वली ट्रेंड इनफ हो टू मेक द प्रोजेक्ट सक्सेसफुल। अब मेन गोल आपका ये है। पहला स्टेप क्या होगा, आपने डिटरमाइन कर लेना, तयशुदा कर लेना है रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसी, आपको कौन सी कॉम्पिटेंसी चाहिए, एंड एलिमेंट्स ऑफ ट्रेनिंग, और आपके क्या एलिमेंट्स ऑफ ट्रेनिंग होने चाहिए। फिर डिटरमाइन ट्रेनिंग ऑप्शंस ऑन द ट्रेनिंग नीड्स। आपने ट्रेनिंग का ऑप्शन डिटरमाइन करनी है, पहले ही तयशुदा कर लेनी है, आपके प्लान में होगी बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग नीड्स। जो आपको ट्रेनिंग नीड चाहिए, जो ट्रेनिंग से रिक्वायरमेंट होगी आपके प्रोजेक्ट के लिए, हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, या आपकी प्रोडक्ट के लिए जो आपकी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होगी। फिर एलोकेट आपने रिसोर्सेज करने हैं पहले ही। ट्रेनिंग प्लान में आपने बता दें कि कौन से रिसोर्सेज वो ट्रेनिंग करवाएंगे, इन हाउस करवानी है हमने आउट हाउस करवानी है। और देन जब आप सारी ट्रेनिंग करवा लेंगे, स्टेक होल्डर्स को भी सबको ट्रेन कर लेंगे और टीम मेंबर्स को भी कर लेंगे प्रोजेक्ट सक्सेस के लिए, जो जो सी प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड है, मैयर ट्रेनिंग आउटकम्स। तो आपने जो ट्रेनिंग करवाई है उसको एंड में ट्रेनिंग के आउटकम्स भी मैयर करने हैं कि इस ट्रेनिंग ने बिजनेस वैल्यू में क्या ऐड किया है, और पीपल को जिसमें आपने उनकी एफर्ट और टाइम और कॉस्ट लगाया है वो उन्होंने अचीव भी किया है कि नहीं किया। ओके, यहाँ पे अब अच्छा, पहला सवाल ये आएगा कि इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग इन प्रोजेक्ट, बल्कि प्रोजेक्ट्स में ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। अच्छा, देखिए, आपको एज अ पीएम आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रिक्वायर्ड कंपिटेंसी स्टेक होल्डर टीम के पास होनी चाहिए, एक्वायर करनी चाहिए उनको। ठीक है, कौन सी रिक्वायर्ड कंपिटेंसी, ये हम यहीं से निकाल रहे हैं सब कुछ, स्टेक होल्डर और टीम के पास एक्वायर होनी चाहिए। ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग है। अब ट्रेनिंग की डेफिनेशन क्या होती है, वैसे ये भी बता दें क्योंकि मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ट्रेनिंग की डेफिनेशन होती है, आप जो नई स्किल और नॉलेज जो सीखते हैं आप अपने पर्सनल या प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेनिंग आपके टिल डेथ तक चलती रहनी चाहिए। इट्स अ कॉन्टिन्यूस, नो वन इज डाइंग, सॉरी, इट्स अ कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोसेस, और आपको हर दिन कहीं ना कहीं प्रोफेशनल पर्सन नया सीखता रहना चाहिए। ठीक है जी। अब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की दुनिया की बात करते हैं। व्हाई ट्रेनिंग इज क्रूशल, ट्रेनिंग इतनी क्रूशल क्यों है एज अ प्रोजेक्ट। अब आप देखेंगे एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपके क्या देखना है। देखें, स्टेक होल्डर्स की जो टाइप है, इंश्योर स्टेक होल्डर्स यूटिलाइज द सोल्यूशन इफेक्टिवली। आपने करना है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सोल्यूशन जो आप बना रहे हैं उसको यूटिलाइज इफेक्टिवली कर सकें, ताकि उनको भी ट्रेन करना पड़ेगा ना सोल्यूशन पे। ठीक है, टीम मेंबर्स के लिए क्या होगा, इंपावर टीम मेंबर को आपने इंपावर करना है। अपने टीम मेंबर को एम्पावर करना है, जो सोल्यूशन डेवलप करने लगे हैं वो इंपावर करेंगे, ट्रेनिंग से इंपावर करेंगे टू डेवलप द सोल्यूशन एज रिक्वायर्ड। जो आपका सोल्यूशन रिक्वायर्ड है पहले उनको इंपावर करेंगे, वो स्किल और कॉम्पिटेंसी तो देंगे ना, ताकि जो उनसे आप लेने लगे हैं। और एंड इंश्योर प्रोजेक्ट सक्सेस, जो मेन गोल होता है आपका प्रोजेक्ट सक्सेस होता है, और स्टेक होल्डर सेटिस्फाइड फ्रॉम योर प्रोजेक्ट। तो ये सारा जो ट्रेनिंग्स हैं हेल्प कर रही होती हैं। ट्रेनिंग इज अ पार्ट टू मेक अ प्रोजेक्ट सक्सेसफुल। ये नहीं है कि सिर्फ टीम मेंबर नहीं है, इसलिए पीएमआई ने आपने देखा डेफिनेशन में लिख दिया कि मैं वापस जाता हूँ, ये देखें कि टीम मेंबर्स और स्टेक होल्डर साथ साथ हैं, स्टेक होल्डर्स की भी बारी जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं और प्रोजेक्ट पे आते हैं। ट्रेनिंग नीड्स बेस्ड ऑन द स्टेक होल्डर टाइप। तो कस्टमर को भी ट्रेन किया जा सकता है, वो किस पे फोकस होता है, फोकस करता है वो सोल्यूशन को किस तरह हैंडल करेंगे। कस्टमर को भी ट्रेन किया जाता है। टीम मेंबर ट्रेनिंग, जिस तरह वो टीम मेंबर को ट्रेन किया जाएगा कि किस तरह सोल्यूशन उन्हें बनाना है। फिर ट्रेनिंग कस्टमाइजेशन, टेलर ईच स्टेक होल्डर नीड्स ऑफ द ऑप्टिमम रिजल्ट्स। आप हर स्टेक होल्डर को अलग रिक्वायर्ड ट्रेनिंग दे सकते हैं। हो सकता है किसी स्टेक होल्डर को आपको जीरा सिखाना पड़ जाए, आपको प्राइमरा सिखाना पड़ जाए, क्योंकि वो जानेगा तो प्रोग्रेस को सही से मेजर कर सकेगा। तो आपने दूसरे को आपको
कोई और टूल सिखाना पड़ जाए, मतलब कि डिपेंड है। एक और आपका अकाउंटेंट वाला स्टेक होल्डर है, उसे आप क्विक बुक सिखा रहे हैं, या जीरो सिखा रहे हैं जो अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर है। गेटिंग माई पॉइंट। तो हर तरह के स्टेक होल्डर को आपको ट्रेन करना है ताकि वो सारे प्रोजेक्ट में विदाउट वेस्टिंग टाइम हिस्सा डाल सकें। अपने लोगों को आपको हो सकता है कोई और सॉफ्टवेयर सिखाना पड़े, आपको बाहर से कोई मेंटर बुलाना पड़े, ताकि लाइक आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, कस्टमर ने उसकी रिक्वायरमेंट चेंज कर दिया, अब आप एआई है, आपके पास कोई एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई बंदा नहीं है। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप वो बंदा हायर करेंगे और अपने लोगों को ट्रेन करेंगे, साथ उसके साथ पेयरिंग करवाएंगे, मेंटरिंग करवाएंगे, ताकि वो ट्रेन हो जाए। ओके जी। अब बस यही, आपको यहाँ तक की कंसेप्ट समझ आ गया आई थिंक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आप क्यों करवाते हैं ट्रेनिंग, किस लिए करवाते हैं, स्टेक होल्डर्स की ट्रेनिंग। बहुत से लोग तो यहीं पे हो जाते हैं कि स्टेक होल्डर्स की ट्रेनिंग क्यों करवानी है। अब आई थिंक समझ आ गई है कि प्रोजेक्ट का सक्सेस इज द मेन गोल, बिजनेस वैल्यू इंक्रीज करना इज मेन गोल हमारा। और अब तो पीएमआई में आपको जो थर्ड डोमेन है वो बिजनेस की डोमेन ही है, कि अब बिजनेस भी आपने प्रोजेक्ट को एंड करने से पहले पहले ही बिजनेस भी और निकालना है। ओके। ट्रेनिंग मेथडोलॉजीज, कौन कौन सी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग कैसे कैसे हो सकती है, बड़ी आसान सी बात है, क्लासरूम ट्रेनिंग, फेस टू फेस इंटरेक्शन जो आप क्लासरूम में बैठ के सीखते हैं, उसमें कोलैबोरेशन भी हो जाती है, टीम मेंबर आपस में बैठ के कोलैबोरेट भी करते हैं, और साथ मतलब कि ग्रुप लर्निंग से कोलैबोरेशन इंक्रीज होती है, और फीडबैक से कॉन्सेप्ट बड़ी जल्दी क्लियर हो जाता है। फिर लाइव वर्चुअल क्लासरूम्स जो होते हैं आजकल, मतलब कि ईजिली लाइव वर्चुअल क्लासरूम किसी भी लोकेशन से एक्सेसिबल हो जाते हैं, कई लोग इकट्ठे हो जाते हैं और मेंटर कहीं दूर बैठा होता है, वहाँ से कर लेते हैं। इंटरेक्शन सा मतलब कि रियल टाइम इंटरेक्शन हो जाती है, कहीं किसी यूनिवर्सिटी में लाइव वर्चुअल क्लासरूम में लोग इकट्ठे हुए हैं और ट्रेनर इज आउटसाइड, मतलब कि किसी और कंट्री में है, तो बैठ के ट्रेनिंग से उनके दी जा सकती है। ये भी बहुत अच्छा तरीका है इसमें, मतलब कि इसमें कॉस्ट इफेक्टिव है ना, कि आपको ट्रेनर को यहाँ पे आना नहीं पड़ता, या दूर भी हो तो एक्सेसिबल हो जाता है, या ट्रेनर किसी और सिटी में भी है, कंट्री के दूर की बात हो सकता है। ऑन डिमांड ट्रेनिंग, ऑन डिमांड ट्रेनिंग की सबसे अच्छी एग्जांपल है ये यूट्यूब, फ्लेक्सिबल है। आपके पास ये वीडियो पड़ी है, अगर ये वाली वीडियोस आएंगी 24 घंटे आपके पास अवेलेबल है, जब आप चाहें या मुझे डीएम करके आप वीडियो ले लें या स्लाइड्स ले लें, आपका जब दिल करे आप पढ़ सकते हैं और अपने स्किल इन्हांस कर सकते हैं। फिर डॉक्यूमेंट्स रिव्यू, डॉक्यूमेंट्स रिव्यू भी आपको मतलब कि सेल्फ स्टेट पजी से है, एक्यूरेसी आती है, रेफरेंस मटेरियल आपको दी जाते हैं, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स आप देखते हैं पढ़ते हैं, तो उससे भी आप ये ट्रेनिंग में कंसिडर होता है, ये भी मेथोडोलॉजी है। आजकल इंटरेक्टिव सिमुलेशंस भी हैं। अच्छा, ये क्या होती हैं, हैंड ऑन एक्सपीरियंस, लाइक किसी एग्जांपल देंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब कि आप एरर्स वहाँ पे कर सकते हैं, लाइक पायलट्स को देखें, सिमुलेशंस कराई जाती हैं, उनको रियल जो आपका होता है, आपका कॉकपिट का एक्सपीरियंस दिया जाता है, उनको रियल पहले एरोप्लेन तो नहीं दिया जाता, वो सारी सिमुलेशन वैसी हैं, उनको ऐसे लगता है कि वो एरोप्लेन फ्लाई कर रहे हैं, मगर वो एरोप्लेन नहीं होता, वो सिमुलेशंस होती हैं, ताकि वो रियल सिनेरियोज में क्या करेंगे, वहाँ पे एरर की मतलब कि डिस्ट्रक्टिव कॉस्ट की गुंजाइश नहीं है, कि वो हम ज़ाया तो नहीं कर सकते एरोप्लेन, तो सिमुलेशन पे ही सब कुछ सीख लें, वो क्रैश भी होगा तो सिमुलेशन पे क्रैश होगा, सिमुलेटर का नुकसान नहीं होगा, मगर वो रियल टर्म में अगर देखें, अगर एक एरोप्लेन का नुकसान है तो कितना ज़्यादा नुकसान है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब कि देखें ना, पीएमपी तो हर इंडस्ट्री के लिए है, तो हमें हर इंडस्ट्री की एग्जांपल देनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये एरोप्लेन वाली एग्जांपल दी है। इंटरेक्टिव सिमुलेशंस है, फिर ऑन जॉब ट्रेनिंग है, आप लोगों के साथ इंटर्नशिप ट्रेनिंग आती हैं, आप मेंटर्स लोगों के साथ आते हैं और सीखते हैं, आप कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चीज़ें करके देखते हैं, तो आप आहिस्ता आहिस्ता सीनियर जूनियर आप इंक्रीज होते होते पीएम, और फिर पोर्टफोलियो प्रोग्राम, और फिर जहाँ तक आप तरक्की करते रहते हैं, तो आपको हर दिन आपका एक्सपीरियंस काउंट होता रहता है आफ्टर डूइंग योर बैचलर्स, और जब भी आप जॉब में आते हैं तो वो ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। ये कुछ मेथोडोलॉजी है। अच्छा फिर ठीक है, आगे देखें। अच्छा, ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ टू डिटरमाइन रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसी, मतलब कि आपने कैसे तय करना है कि कौन सी रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसी है। इसके लिए आपको तीन सवाल, ये जान चार सवाल ले लें, बड़े जानना बड़े जरूरी हैं। व्हाट स्किल्स आर नीडेड, आपको कौन सी स्किल चाहिए टू वर्क विद द न्यू सोल्यूशन, नए सोल्यूशन के साथ काम करने के लिए आपको, मतलब कि नया जो प्रोडक्ट आ रहा है, फिर कौन सी आपको स्किल चाहिए आपको फिर। अच्छा, वो लर्न करने के लिए अगली बात है, व्हाट स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू लर्न टू वर्क विद द न्यू सोल्यूशन, उसके साथ वर्क करने के लिए आपको कौन सी न्यू सोल्यूशन चाहिए। थर्ड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट भी की है। अब आपने ये तो देख लिया आपको क्या, आपकी टीम के पास क्या है और आपको क्या लर्न करना है, मगर देखेंगे टीम वो लर्न करने में कंफर्टेबल है भी कि नहीं है, इसकी एग्जांपल दी जाती है। अगर चलिए मैं सॉफ्टवेयर जैसे एग्जांपल देता हूँ, एक बैकएंड डेवलपर है, आप उसको फ्रंट एंड का काम देना चाह रहे हैं, न्यू वर्क है, वो लर्न ही नहीं करना चाहता, तो आपको उनका कंफर्ट लेवल चेक करना पड़ता है, उनसे पूछना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है कि दे आर ओके टू लर्न द न्यू स्किल, और उस टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करना चाहते हैं, वो स्किल नहीं सीखना चाहते भी है कि नहीं चाहते। तो टीम मेंबर का जो कंफर्ट लेवल है और बाय इन इन द न्यू सॉल्यूशंस, और वो भी आपको देखना है, व्हाट इज द कंफर्ट लेवल एंड द बाय इन फॉर द न्यू सॉल्यूशंस, आपकी टीम मेंबर का क्या कंफर्ट लेवल है वो स्किल सीखने में। अच्छा, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, लाइक आपने फिर ये भी देखना है कितनी टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग है जिसमें स्टेक होल्डर इंटरेस्टेड है, मतलब कि वो स्टेक टीम मेंबर भी तो आपका स्टेक होल्डर ही है ना, वो कैसे टीम मेंबर भी तो आपका स्टेक होल्डर ही है,
वो कैसे कौन सी ट्रेनिंग सीखने में इंटरेस्टेड है, वो खुद क्या सीखना चाहता है, यार ये खुद पीएमपी करना चाहता है, मैं इसे बैकएंड से फ्रंट एंड लैंग्वेज सिखा रहा हूँ, जहाँ मैं इसे पावर की दुनिया की बात करें ट्रांसमिशन से मैं इसको सबस्टेशन का ग्रिड का कोई कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन है, ट्रेनिंग में आपको देखना चाहिए, ज़बरदस्ती की भी आपको ट्रेनिंग देनी चाहिए। अगर एक टीम मेंबर वो उसका कंफर्ट लेवल ही नहीं है वो ट्रेनिंग लेने में, तो वो एक बड़ा फर्क आ जाता है फिर। ठीक है जी, ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। अच्छा, ट्रेनिंग प्लान आप क्या करते हैं, ट्रेनिंग प्लान में आपने क्या करना है, गैप एनालिसिस करते हैं कि करंट लेवल क्या है और रिक्वायर्ड नॉलेज क्या है। ठीक है, करंट लेवल, एक बंदे को ट्रेनिंग देने लगे हैं, फॉर एग्जांपल उसे आप फ्रंट एंड की लैंग्वेज की ट्रेनिंग देंगे, तो पहले देखेंगे वो अभी किस लेवल पे खड़ा है, पहले उसको एग्जामिनेशन होनी चाहिए कि किस लेवल पे खड़ा है और उसने जाना कहाँ पे है। गैप एनालिसिस है, फिर स्टेक, उसके बाद जो आता है आपके पास स्टेक होल्डर अडॉप्टेबिलिटी, के अबिलिटी टू एडजस्ट टू द न्यू सोल्यूशन, ये भी वही बात है कि वो सोल्यूशन कितना अडॉप्ट कर लेगा, स्टेक होल्डर से अबिलिटी उसकी है वो अडॉप्ट करने की या नहीं। फिर यूनिक ट्रेनिंग नीड्स, ये भी आपका देखा जाता है ट्रेनिंग प्लान में कि स्टेक होल्डर का जो यूनिक अलग अलग है, टेलर टू ई स्टेक होल्डर रोल, हर स्टेक होल्डर के रोल के लिहाज से उसे ट्रेनिंग दी जाए। और ये ट्रेनिंग्स पार्ट होती हैं आपके पास सलून, आपके लार्ज स्केल प्रोजेक्ट में, स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट में भी आपको ये ट्रेनिंग का सेशन होता है। अगर आप नहीं भी रखेंगे, तो अगर आप इसको नहीं भी कंसिडर करेंगे हमारे प्रोजेक्ट में कोई ट्रेनिंग नहीं हुई, तो ट्रेनिंग हर टीम मेंबर की हो रही होती है। टीम मेंबर जब आप टीम बनाते हैं ना, फॉर्म में जो स्टेज में जाते हैं, तो ट्रेनिंग तो हो रही होती है। तो हर तरह ट्रेनिंग हो रही होती है, ये नहीं कि आपने ट्रेनिंग करानी है आपको लहदा ले जाएंगे। ऑन जॉब भी ट्रेनिंग हो रही होती है आपकी, हर दिन आप जो जा रहे होते हैं आपकी ट्रेनिंग चल रही होती है। बस उसको आपको समझना है कि क्या हो रहा है। अच्छा, प्री एंड पोस्ट ट्रेनिंग से पहले भी सर्वे होना चाहिए और बाद में भी करना चाहिए, ताकि मैयर उसका मैक्सिमम आउटकम आ सके। अच्छा, ट्रेनिंग की कॉस्ट भी होती है, ये बात आपने देखना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी आएगी, ट्रेनर की समटाइम आपको बाहर से ट्रेनर बुलाने पड़ते हैं, उनकी फीस भी होती है, तो सारे ये चीज़ें भी आपको देखनी है। तो क्या आपने ये सब कुछ प्रोजेक्ट से ही करना है, कुछ आप ऑर्गेनाइजेशन से भी हेल्प ले सकते हैं, अगर वो आपको ऑर्गेनाइजेशन के कंटीजेंसी रिजर्व वगैरह से आपको कुछ दे दें, मगर ये आपको सबसे देखना है। आपने इतनी ज़्यादा भी ट्रेनिंग नहीं करवा दी कि अपने अपने प्रॉफिट्स मार्जिन बिलो द जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है उससे ही स्क्वीज कर दें। क्योंकि देखें ना, ट्रेनिंग की कॉस्ट होगी, इन हाउस है जो आपको बाहर से बुलाना है, मतलब कि आपको, जैसे मैंने ए के मेंटर की एग्जांपल दी थी, आपके पास एक स्किल नहीं है और आपके प्रोजेक्ट के क्लाइंट ने डिमांड कर दी है और आपको पता है कि वो हमारा ओल्ड क्लाइंट है, तो आपको बाहर से मेंटर बुलाने पड़ेंगे। सम टाइम आपको वो लाजमी बियर करनी पड़ती है, मगर अगर आपके हाथ में हो, कंट्रोल में हो चीज़ें, तो ट्राई टू आपने मैनेज एक बैलेंस रखना है कि ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा ही करवा देंगे आपके प्रोजेक्ट के जो बेनिफिट्स हैं वो ही कम हो जाए। तो इसको देख के चलना पड़ता है आपको। आपके कॉस्ट भी करके भी आपको प्लान का हिस्सा बनाने पड़ते हैं, जो एस्टिमेटिंग ट्रेनिंग कॉस्ट है ना, तो वो भी करके आपको प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाना पड़ते हैं। ठीक है जी। एंड लास्ट में, अच्छा सॉरी लास्ट नहीं है अभी, अच्छा, फिर क्लिनिंग ट्रेंड, कैलेंडर्स और मेथड्स, कि आप ट्रेनिंग में जो आप ट्रेनिंग डेट्स इनविटेशन सेंड करेंगे। अच्छा, और भी एक बात है कि आप देखेंगे सम टाइम अगर आपके प्रोजेक्ट को वो कॉस्ट ज़्यादा अफेक्ट कर रही हो, कॉस्ट से आगे चलते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, उसकी रिसेशन करवाते हैं, एजेंडा पेजेस बनवाते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो सम टाइम आपको स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं, मतलब कि मेंटर्स अपनी स्पॉन्सरशिप से आपको स्पॉन्सर करते हैं कि हम आपकी ट्रेनिंग करवाएंगे, आप अपनी फर्म में हमारी फर्म का नाम भी हमारे साथ कोलैबोरेट करें, तो आपको स्पॉन्सर्स भी मिल जाते हैं, आपको सपोर्ट भी मिल जाती है। ठीक है जी, कैलेंडर्स करने पे तो ये ट्रेनिंग का भी आपका पार्ट है, मतलब कि आप उसकी जो ट्रेनिंग करवाने लगे उससे आप मार्केटिंग भी करें कि यार ये लोग ट्रेनिंग पे जा रही हैं, हम पीएमपी ट्रेनिंग करवाने लगे हैं, हो सकता है कोई मेंटर आ जाए वो आपके साथ मिल जाए आपकी फर्म के साथ, तो आपको डिस्काउंट्स भी अच्छे दे सकता है, इस तरह आपको डिस्काउंट्स भी अच्छे दे सकता है और आपका नेटवर्किंग बढ़ जाए, विन विन सिचुएशन दोनों पार्टीज के लिए बन जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ट्रेनिंग, अगर आप ट्रेनिंग का क्योंकि ताल्लुक प्रोजेक्ट से होना चाहिए, आउटसाइड प्रोजेक्ट आपको मतलब कि कंफर्ट लेवल तो लेना चाहिए जो एम्प्लॉयज़ का है, मगर मोस्टली जो हम ट्रेनिंग की बात करें, क्योंकि हम प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग का जो ताल्लुक है ना वो है प्रोजेक्ट से, तो ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए प्रोजेक्ट की डिलीवरी से पहले पहले। जो टाइमलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये ना लोग ट्रेनिंग करते जा रहे हैं और उसमें आपने डिलीवरी ही गुजार दी है, तो आपका पर्पस फेल हो जाता है। ये सब कुछ क्यों है, मैंने पहले बताया था कि क्या बिजनेस वैल्यू अचीव होगी, क्या प्रोजेक्ट सक्सेसफुल कैसे होगा, ये उसके लिए है। और मोस्ट एफिशिएंट वे से कैसे प्रोजेक्ट होगा। ठीक है जी, इस स्लाइड पे बाद में आते हैं। और एंड में क्या होता है, जब आपने सब कुछ कर लिया, तो एंड में वो एक का की डिफरेंस था, उसमें मैं बाद में आता हूँ कि आपने ट्रेनिंग के फिर आउटकम मेजर करने हैं। वो कैसे होगा, आपने जो पहले सर्वे किया था और बाद में सर्वे किया था, आपको पता लगेगा पहले लोगों का क्या इस स्किल के बारे में राय थी और अब क्या है, जिन पे आपने ट्रेनिंग करवाई, जिनको जो जो से ट्रेनिंग करवाई है। उसके बाद ट्रेनिंग एग्जाम, जैसे ये पीएमपी की ट्रेनिंग हो रही है, तो इसके एग्जाम से ही पता लग जाएगा लोगों ने कितना नॉलेज बाय किया है। तो कुछ एग्जाम से पता लग जाता है, सर्टिफिकेशन से पता लग जाता है। फिर और भी बड़ी चीज़ें हैं, और फिर एंड में आपने क्या मेजर करना होता है, आपने आउटकम का मेजर करना है कि बिजनेस वैल्यू क्या आपने अचीव किया है इसे।
बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि व्हाट बिजनेस इज वैल्यू अचीव फ्रॉम दिस ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग से आपने जो बिजनेस वैल्यू है वो क्या अचीव की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, एक और बात है, ये एक में वैसे दो वर्ड्स होते हैं, मतलब कि हम लोग यूज करते हैं वर्ड्स मगर उसका हमें की डिफरेंस नहीं पता होता। एक है पेयरिंग, एक है मेंटरिंग। अच्छा, मेंटरिंग क्या होती है? मेंटरिंग होती है कोई सीनियर रिसोर्स आपके साथ लगा दिया जाए, वो आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट करेगा। और ये मोस्टली फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, मोस्टली फॉर्मल होती है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप नए आए हैं, आपके साथ नया रिसोर्स लगा दिया जाता है और आपको ओवरऑल डेवलपमेंट की जाती है, मेनली फॉर्मल होती है। इसी तरह पेयरिंग क्या होती है? पेयरिंग होता है कि आप आपस में लोग मिल जाते हैं, कुछ टीम मेंबर स्टेक होल्डर मिल जाते हैं और नई स्किल सीखना शुरू कर देते हैं। ठीक है। और जो मेंटरिंग होती है वो ओवरऑल डेवलपमेंट को देख रही होती है, जो इसलिए जो पेयरिंग है ना वो फोकस होती है किसी स्पेशल स्किल सेट के लिए। लोग खुद ही पेयर अप कर लेते हैं, मतलब कि आपने देखा ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदे को कहता है सर मुझे इसमें हेल्प चाहिए, दो तीन लोग साथ मिल जाते हैं और पेयर अप कर लेते हैं और वो स्किल सीखना शुरू कर देते हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और टीम मेंबर खुद ही मिल जाते हैं आपस में और स्टार्ट कर देते हैं। बस ये पेयरिंग और मेंटरिंग में ये फ़र्क है, मेंटरिंग इज समथिंग एल्स। And that's it. If you have any questions, DM me, slides, DM me. एंड अगर कोई आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं लगा तो DM कर सकते हैं, और क्वेश्चंस के लिए भी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसके लिए मुझे DM कर सकते हैं। और आपका कोई भी अगर इसमें से कॉन्सेप्ट आपका अगर कोई मिस है, यू कैन DM मी, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड यू बैक।